welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So आज ये हमारा 16th लेक्चर है. I know थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया था but it's okay. I will try to manage all these things. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या आपको बता दिया था. वैसे तो यूरोमैस्टिक्स हमने स्टार्ट करा था. एम्फीबियंस वाला सेक्शन तो हो गया है कंप्लीट. रेप्टाइल्स में हम आ गए थे जिसमें स्नैक का फीडिंग बाइटिंग मैकेनिज्म पॉइजन एपरेटिस वगैरह हमने आपको बता दिया था. फिर हमने स्टार्ट कर दिया था यूरोमैस्टिक्स हैडविकी के बारे में. ठीक है, इसमें हमने आपको क्या क्या बता रखा था. इसमें हमने उसके हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में बता दिया था, उसके डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था, हाइबरनेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, ब्रीडिंग बताया था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया था. उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में भी हमने बात करा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने क्या क्या देखा था. हेड के बारे में देखा था, उसके नेक, ट्रंक, टेल रीजन के बारे में देखा था, उसके अपेंडिसेस के बारे में हमने देखा था. ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी, दैट इज़ प्री एनोफेमोरल पोर्स के बारे में भी हमने देखा था. हमने उसके एक्सोस्केलेटन के बारे में देखा था. इनफैक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में भी हमने देख लिया था. इस लेक्चर में हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हमें इसके बॉडी वॉल के बारे में पढ़ना है. ठीक है, बॉडी वॉल में हम क्या क्या देखने वाले हैं. इसमें हम स्किन देखने वाले हैं, जिसमें फिर फर्दर डिवीजन एपिडर्मिस हो जाएगा और डर्मिस हो जाएगा, उसको देखेंगे. फिर मसल्स देखेंगे, आफ्टर दैट पेरिटोनियम देखेंगे और सिलोम देखेंगे. आज का लेक्चर हम बस इतना ही रखेंगे. उसके बाद फर्दर जो है सो यूरोमैस्टिक्स हैडविकी के सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ना है. डैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड ऑल, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. तो फर्दर लेक्चर्स में हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो आज का लेक्चर जो है हमारा बॉडी वॉल से रिलेटेड है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं. हमने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया आज का, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. चलिए आ जाइए. ये यूरोमैस्टिक्स हैडविकी है, ये तो हर लेक्चर में हमने आपको दिखा रखा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आ जाइए. Body wall. Let me select the pen. The body wall, enclosing the spacious coelom, protects the delicate internal organ of the body. यानी कि जो body wall होता है यूरोमैस्टिक्स हैडविकी का, वो एक स्पेशियस सिलोम को इनक्लोज करता है. यानी कि बॉडी वॉल के अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है. जो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो भी सॉफ्ट यानी कि जो भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उसको प्रोटेक्ट करना. इट इज़ मेडअप ऑफ स्किन और इंटेग्यूमेंट, मसल्स एंड पेरिटोनियम. यानी कि ये जो बॉडी वॉल है ये किन चीज़ों से बने होते हैं. ये स्किन जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके बाद मसल्स और पेरिटोनियम से बने होते हैं. ठीक है, यानी कि स्किन प्लस मसल प्लस पेरिटोनियम इज नोन एज बॉडी वॉल. ठीक है, चलिए आ जाइए. अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं. यानी कि पहले हम स्किन को देखेंगे, आफ्टर डेट फिर मसल को देखेंगे और फिर पेरिटोनियम को देखेंगे. उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिलोम भी देख लेंगे. हाँ, स्किन में भी फिर फर्दर डिवीजन होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, तो वो सब हम लोग सीक्वेंस में देखते चलेंगे. चलिए आ जाइए. यहाँ पे ध्यान दीजिए. स्किन, द स्किन और इंटेग्यूमेंट ऑफ रेप्टाइल इज फुल्ली अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ. यानी कि जो स्किन होता है रेप्टाइल्स का, वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए फुल्ली अडेप्टेड होता है. यानी कि ज़मीन पे रहने के लिए फुल्ली अडेप्टेड होता है. एम्फीबियन से पहले आपको याद होगा हमने आपको अभी हम लोग रेप्टाइल्स करें. यानी कि जो रेप्टाइल्स जो होता है उनका जो स्किन या फिर इंटेग्यूमेंट बोल दो, ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए यानी कि ज़मीन पे रहने के लिए फुल्ली अडेप्टेड होते हैं. इससे पहले हमने आपको एम्फीबियंस बताया था. ठीक है, एम्फीबियंस जो होते थे इनका डुअल बायोस होता था. यानी कि ये लैंड पे भी रहते थे और ये वाटर में भी रहते थे. तो इनका जो बॉडी था वो इस टाइप से डिज़ाइन था. इनका स्किन जो था वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता था. वो इस टाइप से डिज़ाइंड था ताकि उनका जो बॉडी में मॉइस्चर है वो गेन रह सके. यानी कि वो लैंड में भी रह सके और वो वाटर में भी रह सके. उस बेसिस पे एम्फीबियन का स्किन डेवलप था. लेकिन जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उनका स्किन इस टाइप से डेवलप्ड है, फुल्ली अडेप्टेड है कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ पे रह सकता है. ठीक है, वाटर का कोई नीड नहीं है इसको. इसके बॉडी को बोले तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वगैरह में उतना नीड नहीं है. वैसे बॉडी में अंदर तो सबको ज़रूरत होता ही है, सो एज दैम. लेकिन वैसा ऐसे एम्फीबियन वाला केस यहाँ पे नहीं है. ठीक है, इट इज़ ड्राई, स्केली और लैकिंग इन क्यूटेनियस ग्लैंड. इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वैल्यूएबल बॉडी मॉइस्चर थ्रू द सरफेस. यानी कि इनका जो स्किन इस टाइप से मॉडिफाइड है, इस टाइप से अडेप्टेड है कि वो ड्राई है, स्केली है और उसमें क्यूटेनियस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, और इनका जो स्किन होता है यानी कि जो इनका इंटेग्यूमेंट होता है वो क्या करता है,
वो बॉडी सरफेस से मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाओ। हिस्टोलॉजिकली द रेप्टिलियन स्किन हैज़ 2 लेयर्स, यानी कि अगर हम टिश्यू बेसिस पे देखें तो जो स्केल्स होते हैं, स्किन होता है रेप्टाइल्स का, उसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर होता है और जो इनर लेयर होता है उसको हम डर्मिस बोलते हैं। अब हम एपिडर्मिस के बारे में और डर्मिस के बारे में एक एक करके आगे देखते हैं। आ जाइए। एपिडर्मिस, इट इज आउटर थिन स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ये एक आउटर थिन स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम होता है जो कि एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, हमने आपको पहले जर्मिनल लेयर्स जब बताया था कॉर्डेट्स का, उस टाइम हमने आपको बताया था, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़िए। न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअली एडेड बाय एक्टिव डिवीजन इन द बेस or innermost single layer of the cell known as germinal layer or stratum germinativum। यानी कि जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम होता है, थिन आउटर स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम होता है जो कि किस चीज़ से बनता है, जो कि एक्टोडर्म से बनता है। और नए नए सेल्स जो होते हैं वो इनर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। नए नए सेल्स इनर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट होते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम जर्मिनल लेयर बोलते हैं या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी हम बोलते हैं, ठीक है। As the living cells are pushed toward the surface, they flatten and accumulate a horny scleroprotein known as keratin। यानी कि जैसे जैसे नए सेल्स जो हैं वो बेस पे यानी कि इनर मोस्ट लेयर पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो जो और भी लिविंग सेल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो तो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ यानी कि नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा और वो इनर मोस्ट लेयर में डिपॉजिट होगा, यानी कि वो जर्मिनल लेयर बनाएगा। और ऑलरेडी जो प्रेजेंट सेल हैं वो ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आते रहेंगे। ये जो होते हैं ये एक टाइम पर फ्लैट हो जाते हैं और इनमें हॉर्नी स्क्लेरोप्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम केराटिन बोलते हैं, ठीक है। केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाइए। When keratin is deposited in the cell, they are said to be keratinized or cornified and they die। जब केराटिन किसी सेल में डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मीन्स दैट सेल इज केराटिनाइज्ड सेल और दैट सेल इज कॉर्निफाइड सेल। यानी कि वैसे सेल्स जिसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है उस टाइप के सेल्स को हम केराटिनाइज्ड सेल बोलते हैं। और जो केराटिनाइज्ड सेल होते हैं उसका बेसिक फीचर ही होता है दैट दे आर डेड, यानी कि जो केराटिनाइज्ड सेल होते हैं वो मरे हुए सेल होते हैं। लाइक आवर हेयर सेल, हेयर को हमारे देख लो, हमारे नेल्स को देख लो, इन सब में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है यानी कि हेयर जो होता है, इसका जो ये हेयर है हमारा, ये डेड प्रोटीन से बना है। हमारा जो नेल्स है ये डेड है, समझ में आया, बिकॉज इस पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि दिस सेल्स आर केराटिनाइज्ड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाइए। द आउटरमोस्ट डेड सेल फ्रॉम अ हॉर्नी लेयर और स्ट्रैटम कॉर्नियम विच इज रिलेटिवली थिकर इन रेप्टाइल्स। यानी कि जो आउटर मोस्ट डेड यानी कि केराटिनाइज्ड सेल होते हैं वो एक हॉर्नी लेयर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं। अंदर वाला लेयर जो हुआ उसको हम क्या बोले, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम बोले, और जो बाहर वाला हॉर्नी लेयर हुआ उसको हम स्ट्रैटम कॉर्नियम बोले, जो कि रिलेटिवली थिकर होता है रेप्टाइल्स में। अभी तक हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने जो देखा ना एपिडर्मिस का, यहाँ तक हमने देख लिया कि एपिडर्मिस भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, तो इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। जर्मिनेटिवम में क्या होता है, जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे नए सेल्स का डिपोजिशन होता है, और कॉर्नियम में क्या होता है, यहाँ पे केराटिनाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में जो होते हैं वो थिक होते हैं, और यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं कॉर्नियम में, और जर्मिनेटिवम में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। The horny layer produces scale which form protective exoskeleton covering over the body।
यानी कि ये जो हॉर्नी लेयर होता है वो स्केल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि उनके बॉडी का एक प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। स्केल यूजुअली हैव फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मोर और लेस ओवरलैप ईच अदर। यानी कि ये जो स्केल होता है ये पोस्टीरियर इन पे ब्रॉडर होता है और बहुत ही कम चांसेस ऐसा होता है जिसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। मेन स्केल का फंक्शन क्या है? स्केल जो होता है वो यूरोमास्टिक्स हैडविकी का एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द स्केल कवरिंग इज सेट ऑफ पीरियडिकली इन फ्लैक्स इक्डाइसिस। यानी कि ये जो स्केल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम यानी कि पीरियोडिकली वो सेट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा डाइड मतलब ज़्यादा डेड सेल्स उनमें एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं एट द पीरियोडिक मूवमेंट, यानी कि उनका जो होता है एक पीरियोडिक मूवमेंट चलता है जिस बेसिस पे वो अपने पुराने जो भी स्केल्स होते हैं उसको वो सेट ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये मोस्टली स्नैक्स वगैरह में भी यानी कि सांप में भी देखने को मिलता है, आपने नोटिस करा होगा ये चीज़, ये प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द हॉर्नी लेयर कवरिंग द टर्मिनल एंड्स ऑफ द डिजिट फॉर्म्स क्लॉज। यानी कि जो हॉर्नी लेयर डिजिट्स के टर्मिनल एंड पे होता है वो क्लॉज बनाता है। द ऑस्टियोडम ऑसिफाइड क्यूटिस एब्सेंट इन यूरोमास्टिक्स। यानी कि जो ऑसिफाइड क्यूटिस होता है वो यूरोमास्टिक्स में तो एब्सेंट होता है बट वायरनस में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमें देखना है डर्मिस के बारे में। इट इज़ द डीपर रादर थिक लेयर ऑफ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिनीथ द एपिडर्मिस। यानी कि डर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। डर्मिस क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स मसल्स, नर्व, ब्लड वेसल्स एंड क्रोमेटोफोर्स। डर्मिस में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? उनमें मसल्स प्रेजेंट होता है, नर्व्स प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है। There are no integumentary gland except a few femoral gland found on the ventral surface of the thigh। यानी कि जो भी यूरोमास्टिक्स का जो डर्मिस होता है उनमें कोई भी इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें बस कुछ फ्यूमरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी थाई के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। In males, this femoral gland secretes substance that hardens into the temporary spine which assists in holding the females during copulation। यानी कि मेल्स में ये जो फेमोरल ग्लैंड होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि जो टेम्पररी स्पाइंस का फॉर्मेशन होता है यूरोमास्टिक्स, मेल यूरोमास्टिक्स हैडविकी में कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने के लिए उनमें स्पाइंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस टेम्पररी स्पाइंस को ये हार्ड करने का काम करता है। क्या क्या हार्ड करने का काम करता है? जो सिक्रेशन होता है फेमोरल ग्लैंड का वो सिक्रेशन उस टेम्पररी स्पाइंस को हार्ड करता है सो डैट ये जो हमारे मेल यूरोमास्टिक्स हैडविकी हैं वो फीमेल यूरोमास्टिक्स हैडविकी को ड्यूरिंग कॉपुलेशन और टाइटली होल्ड कर सके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आ जाइए मसल्स। Beneath the skin is a layer of muscle which plays an important role in locomotion in supporting the body of terrestrial vertebrates। यानी कि स्किन के नीचे मसल का लेयर प्रेजेंट होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकोमोशन में और बॉडी जो भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है उनके बॉडी को सपोर्ट करने में, लोकोमोशन करने में मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो बिना मसल के तो बॉडी इमेजिन ही कोई नहीं कर सकता, चाहे फिर वो कोई सा भी एनिमल हो, ठीक है। तो मसल का तो रोल ही अलग है, बात छोड़ो उसका। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मसल 3 टाइप के होते हैं, ये हमने ह्यूमंस के केस में भी पढ़ा है। मसल्स 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। इसके बारे में डिटेल फिर हम आपको बताएंगे, अभी ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। सोमैटिक मसल एसोसिएटेड विद बॉडी वॉल एंड अपेंडेजेस आर स्ट्रिएटेड एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। यानी कि जो सोमैटिक मसल्स होते हैं वो बॉडी वॉल से रिलेटेड होते हैं
और अपेंडेजेस से रिलेटेड होते हैं, और ये एस्ट्रोवेटेड होते हैं, यानी कि उसमें एस्टिरेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि हम अपनी मतलब यूरोमास्टिक सैडवी की अपनी इच्छा के मुताबिक, यानी कि अपने विल के अकॉर्डिंग उसमें मूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे उसमें वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ, ठीक है। ये मोस्टली स्केलेटल मसल का केस होता है, यानी कि वो जो स्ट्रिएटेड मसल हुआ वो वाला केस हो गया, ठीक है। सोमैटिक मसल्स ये कहाँ से किसी से एसोसिएटेड होते हैं, बॉडी वॉल और अपेंडेजेस से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले, स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी कि स्टेरेशंस जो होते हैं, ये स्टेरेशंस हुए ये प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ। वॉलेंट्री कंट्रोल आई होप समझ में आ गया होगा। वॉलेंट्री कंट्रोल बोले तो अपनी इच्छा, यानी कि स्व इच्छा से उनमें मूवमेंट लाना, डेट इज़ वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि हम चाह रहे हैं तो हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, लेकिन हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल हमारे हर्ट मसल के मूवमेंट पे तो नहीं है, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। समझ में आया? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। तो और फिर नेक्स्ट आ जाओ, तो विसरल मसल एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कनाल एंड स्मूथ और इनवॉलेंट्री, यानी कि जो विसरल मसल्स यानी कि जो एलिमेंट्री कनाल से एसोसिएटेड होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। लाइक देखो, हम लोग जब निगलते हैं खाना, सिंपल सा एग्जांपल समझो, लाइक हम चाह रहे हैं तो हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल मसल हुआ वो क्या हुआ, वॉलेंट्री कंट्रोल हुआ हमारा उस पर। लेकिन हम खाना निगल रहे हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है, क्या वो हमारी इच्छा से हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, यानी कि हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हम मेरे को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अब नहीं करना, मतलब मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाए ओसोफेगस का, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसी को हम, इस पे तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, हमारा कोई वश नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति से तो ये नहीं हो रहा, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हो रहा है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही बकल कैविटी से जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टमक में आएगा, तो वो मूवमेंट अगर नहीं होगा तो फिर वो ट्रांसफर फूड का कैसे होगा? तो ये जो मूवमेंट हुआ ये हमारी इच्छा से नहीं हुआ, ये रिक्वायरमेंट है बॉडी का, तो उस बेसिस पे हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस पे हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाला ये बात हो गया। वॉलेंट्री कंट्रोल हमारा नहीं है इस पे, सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि स्मूथ मसल पे हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, स्केलेटल मसल पे हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, कार्डियक मसल पे हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, दे आर इनवॉलेंट्री। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी 5 मिनट हमारा मन किया कि नहीं नहीं भाई हमारा हार्ट जो है वो काम करना चाहिए, इसको मतलब परफेक्ट इसका जो बीटिंग है वो होना चाहिए, तो हम अपनी इच्छा से 5 मिनट अपने हार्ट को बीट किए, कार्डियक मूवमेंट अच्छे से हुआ, फिर 5 मिनट बाद मन किया कि नहीं भाई हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करने दो, तो फिर हमारा कार्डियक मूवमेंट बंद हो गया, तो हम रोक दिए। ऐसा तो नहीं करते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्डियक मूवमेंट 24/7 तुम जगे रहो सोए रहो, ये अपना बीटिंग करता रहेगा ना, तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल हुआ। नाउ आई होप समझ में आ गया होगा बहुत समझा दिए, ठीक है। चलो, तो ये था मसल का केस, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाइए पेरिटोनियम। हाँ चलिए, laying beneath the muscle and the lining of the coelom is a thin layer of close fitting mesodermal cells known as coelomic epithelium और peritoneum, यानी कि मसल्स के नीचे और सिलोम के लाइनिंग के पास एक थिन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीजोडर्मल सेल्स का, जिसको हम सिलोमिक इपिथेलियम या फिर पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अब सिलोम। उस टाइम से सिलोम 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 ना जाने कितनी बार सिलोम आया, तो जान भी लेते हैं सिलोम क्या होता है। वैसे हमने आपको जो फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें वर्टिब्रेट आई मीन कॉर्डेट्स का बेसिक कैरेक्टर, उसमें हमने आपको सिलोम के बारे में भी बताया था, तो आई होप आपको याद होगा, लेकिन फिर से एक बार जब आया ही है टॉपिक में तो फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं हम इस टॉपिक को। आ जाइए, लेट मी सेलेक्ट द पेन। हाँ चलो आ जाओ। सिलोम, vertebrates have large mesodermal body cavity between body wall and digestive tube known as coelom, यानी कि vertebrates में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है कहाँ? बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं, ठीक है। और ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। सिलोम जो होता है मीजोडर्मल बॉडी कैविटी, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे सिलोम, ठीक है। In fishes, amphibian and many reptiles, the coelom is divided into 2 parts, यानी कि फिशेस, एम्फीबियन और बहुत सारे रेप्टाइल्स में जो सिलोम होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। A small interior pericardial cavity housing heart,
छोटा सा स्मॉल यानी एकदम छोटा सा एंटीरियर पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा कैविटी जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सीलोम। पहला पार्ट वैसा सीलोम यानी कि वैसा स्पेस जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। और दूसरा जो हो जाएगा उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक लार्ज प्लूरोपेरिटोनियल या फिर पेरीविसरल कैविटी भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर विसरल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, इंक्लूडिंग लंग्स, यानी कि जो भी हमारा स्टोमक, हमारा नहीं यूरोमैस्टिक्स है, वैसे हमारा भी यही केस है, लेकिन यूरोमैस्टिक्स का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यूरोमैस्टिक्स के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनका जो भी स्टोमक हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज वगैरह हो गया, तो ये सब जिस कैविटी में प्रेजेंट होगा दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, या फिर इसको हम पेरीविसरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सीलोम का भी दो पार्ट्स हमें देखने को मिला, किन किन चीज़ों में, किन किन एनिमल्स में, फिशेज में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। ठीक है, It is the coelomic epithelium lining abdominal cavity which is known as peritoneum, यानी कि जो coelomic epithelium होता है जो कि abdominal cavity को लाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। I hope it's clear to you। यानी कि जो coelomic cavity, सॉरी abdominal cavity को जो लाइन करता है coelomic epithelium, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताना है, हमने आपको सिस्टम्स के बारे में बताना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है। वैसे यूरोमैस्टिक्स हैडविकी का जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, उसमें लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करो तो फिर दो सिस्टम जो यूरोमैस्टिक्स हैडविकी का है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिपीटेड मैनर में, लाइक 2 बार पूछा गया है हमारा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यानी कि जो यूरोमैस्टिक्स हैडविकी होता है उसका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में एक बार एक्सप्लेन करने को आया है। और 2 बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम यूरोमैस्टिक्स हैडविकी का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वैसे हम आपका सारा कवर करवा देंगे, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आई विल ट्राई कि इन दोनों सेगमेंट को पहले कवर करा जाए। ठीक है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चंस भी रेडी होते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कवर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। वैसे तो पहले सीक्वेंस से देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो पहले आई विल ट्राई कि उसको कवर किया जाए। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए, ठंड से बचे रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।